Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 8th of October 2023. तो गाइज आज है तारीख 8 अक्टूबर 2023 और है संडे। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन को। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है तीस्ता रिवर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ऑप्शन नंबर बी ऑलिव रिडले टर्टल, या ऑप्शन नंबर सी गैंगेटिक डॉल्फिन, या ऑप्शन नंबर डी घड़ियाल। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जिससे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है इजराइल और फ़लस्तीन। रीज़न क्या था, रीज़न ये था 20 मिनट के अंदर अंदर 5000 के आसपास जो रॉकेट है वो गाज़ा पट्टी की साइड से इजराइल के ऊपर दागे गए, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान गई है और हज़ारों लोग घायल हो चुके हैं। और इसी के रिस्पॉन्स में जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने यहाँ पर बोल दिया है कि इजराइल एट वॉर, इजराइल अब यहाँ पर वॉर में है। और दूसरी चीज़, इस वॉर को हम जल्दी ही जीत लेंगे, यानी इजराइल भी जल्दी बहुत ज़्यादा खतरनाक रिटेलिएशन करने वाला है इस पूरे अटैक का, ऐसा हमको देखने को मिलता है। तो कल ये जो पूरा का पूरा इशू स्टार्ट हुआ है, कल एक दूसरा वॉर हमको देखने को मिला है। इसको लेकर आज के न्यूज़पेपर में ढेर सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप देख पाओगे ये वाला आर्टिकल हो गया, उसके बाद आज ही के न्यूज़पेपर में इससे एक और आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। आखिरकार हमास ने क्यों यहाँ पे एक सरप्राइज़ अटैक किया है इजराइल के ऊपर, क्योंकि दोस्तों ये जो अटैक हुआ है ना, ये गाज़ा पट्टी की साइड से हुआ है। ये सब कहाँ पर है, प्रॉपर मैप के साथ में एक एक इन्फॉर्मेशन आपको समझाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ समझ में ना आए, अच्छी तरीके से पूरा इशू क्लियर हो जाएगा। तो गाज़ा पट्टी में क्या होता है एग्जैक्टली, इस पूरे गाज़ा पट्टी को आज के समय पर कंट्रोल कर रहा है हमास, और जो इजराइल है वो हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलता है। इसी हमास ने यहाँ पर अटैक किया है इजराइल के ऊपर में। ये हमास ने एक सरप्राइज़ अटैक क्यों किया, उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर दिखाया गया है, इसको मैं आपको समझाऊंगा। उसके अलावा फिर अब यहाँ पे जब ये बुरे हालात हुए, कई सारे लोगों की जान गई, मासूम लोगों की जान गई, तो इसके रिस्पॉन्स में पीएम मोदी ने मेंशन किया है कि इंडिया इन सॉलिडेरिटी विद इजराइल, भारत अभी इजराइल के साथ में खड़ा है इस अटैक के बाद। इस प्रकार से जो ये बातें हैं वो मेंशन की गई हैं। अभी सिचुएशन ये है कि एयर इंडिया ने तेल अवीव के पास जो फ्लाइट जाती हैं उसको कैंसिल कर दिया है। तेल अवीव बेसिकली इजराइल की ही कैपिटल है, तो हमारी फ़्लाइट जाती हैं, वहाँ से आती हैं, तो जो जाने वाली फ़्लाइट थी, वहाँ से लौटने वाली फ़्लाइट थी, सभी की सभी फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है इस क्लैश के बाद में। ये तो यहाँ पे आपने जो न्यूज़ आर्टिकल्स है वो सुन लिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अब थोड़ा सा हम डिटेल से जानते हैं कि ये जो मैटर है इसकी शुरुआत कैसे होती है और आज के समय पर यह मुद्दा इतना ज़्यादा गंभीर क्यों होता हुआ चले जा रहा है। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये वाला मैप दिखाना चाहूँगा। इस मैप में दो मैप हैं, पहले तो इजराइल कहाँ पर है फटाफट उसको देखना होगा। ये आप देख पाओगे, ये इंडिया का मैप हुआ। इंडिया के कंपैरिजन में इजराइल कहाँ पर है, हमें इस तरीके से जाना है, पाकिस्तान को क्रॉस करके, ईरान को क्रॉस करके। यहाँ पर आप देख पाओगे ये हमारा पूरा का पूरा वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट वाला रीजन आ गया। मिडिल ईस्ट के जस्ट पीछे आपको यहाँ पर ये इजराइल नज़र आएगा, ठीक है, यहाँ पर है ये इजराइल। अगर हम जूम करके देखें इजराइल को तो ये मैप दूसरा यहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो इजराइल इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इजराइल के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, नीचे आपको जॉर्डन देखने को मिल जाएगा, इधर ऊपर सीरिया है, इधर लेबनन है, ठीक है, नीचे आपको इजिप्ट देखने को मिल जाता है, और ये वेस्ट बैंक है। ये जो पर्टिकुलर वेस्ट बैंक वाला रीजन है दोस्तों, यहाँ पर पैलेस्टीनियंस रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पैलेस्टीनियंस रहते हैं और गाज़ा पट्टी कहाँ पर है, ये यहाँ पर गाज़ा पट्टी है।
जहाँ से अटैक हुआ है इसराइल के ऊपर। ये गाज़ा पट्टी क्यों बोलते हैं ऐसे, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि छोटा सा एरिया पट्टी की शेप में है। इस पूरे गाज़ा पट्टी वाले रीजन को कौन कंट्रोल करता है? इसको हमास कंट्रोल करता है। और जैसे मैंने बोला, इसराइल यहाँ पे हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलता है। और यहीं से 5000 के आसपास रॉकेट जो है इस तरीके से एक साथ छोड़ दिए गए, अटैक कर दिए गए इसराइल के ऊपर। अब इसराइल के ऊपर में 5000 जब रॉकेट छोड़े गए एक साथ, तो इसराइल का एक बहुत ही खतरनाक सिस्टम है आयरन डोम सिस्टम, आपने इसके बारे में सुना होगा। अब आयरन डोम क्या करता है ना, जैसी इसराइल के ऊपर रॉकेट का हमला होता है, इसराइल का आयरन डोम सिस्टम एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने के बाद में हवा में ही जो दुश्मन के रॉकेट हैं उसको मारने की क्षमता रखता है। लेकिन एक साथ 5000 जब रॉकेट छोड़ दिए गए ना, तो इससे इसराइल का जो ये आयरन डोम सिस्टम है ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। और कंफ्यूज होने के बाद में इसने हवा में कुछ रॉकेट रोक दिए, हवा में ही कुछ रॉकेट मार के गिरा दिए। लेकिन बहुत सारे रॉकेट्स यहाँ पर इसराइल के जो रेसिडेंशियल एरियाज़ है, नॉर्मल एरियाज़ है, वहाँ पर गिरने शुरू हो गए और जिससे काफ़ी बड़ी तबाही मची। यहाँ पर एक फ़ोटो आप देख पाओगे आर्टिकल के अंदर में, ये जो फोटो है ये पार्किंग एरिया का है, ये इसराइल का एक पार्किंग एरिया है, ठीक है। और गाज़ा पट्टी से जो रॉकेट छोड़ा गया, एक रॉकेट इसी पार्किंग एरिया में आके गिरा, जिससे यहाँ पे आप देख पाओगे गाड़ियों में पूरी तरह से आग लग चुकी है। और कई सारी बिल्डिंग्स के अंदर भी रॉकेट घुस चुके हैं। आपने कुछ फोटोज़ वगैरह देखे होंगे जो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो चुके हैं। समझ गए ये कहाँ से अटैक हुआ, किसके ऊपर अटैक हुआ, ये आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसराइल यहाँ पर एक ऐसा कंट्री है जिसको बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि एक देश का दर्जा नहीं देते हैं, लेकिन कई सारी कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जिसको एक पर्टिकुलर कंट्री का दर्जा देती हैं। जैसे अगर हम लोग अरब नेशंस की बात करें तो इसराइल के आसपास के जो अरब कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई ने तो पिछले साल यहाँ पर इसराइल को एक कंट्री का दर्जा दिया। लेकिन यहाँ पर सऊदी अरेबिया से भी रिलेशंस अच्छे हो रहे थे, क्योंकि आईमेक कॉरिडोर आपको पता है हम लोगों ने अभी उसको साइन किया है, इंडिया भी उस कॉरिडोर का हिस्सा है। तो सऊदी अरेबिया का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसराइल का भी उस कॉरिडोर में इंपॉर्टेंट रोल है। तो सऊदी अरेबिया इसराइल के रिलेशंस अच्छे होने वाले थे, हम ऐसा अनुमान लगा रहे थे। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि गाज़ा पट्टी की साइड से जो इसराइल के ऊपर अटैक हुआ है, अब इसराइल यहाँ पर रिटेलिएशन में बहुत ज़्यादा अटैक्स करने वाला है उसके बदले में, तो उससे हो सकता है यहाँ पर जो रिलेशंस है वो थोड़े से यहाँ पर और कमज़ोर पड़ जाएँ, है ना। आईमेक कॉरिडोर में हो सकता है आने वाले समय पर दिक्कत पड़ जाए, वो क्या है इशू, वो सब यहाँ पे अलग है। अब बात आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगी, कुछ कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ईरान देखने को मिलेगा। ईरान यहाँ पर हमास को कंट्रोल करता है, ईरान यहाँ पे हमास को काफ़ी सारे वेपन्स वगैरह सप्लाई करता है, ईरान हमास को सपोर्ट भी करता है। तो कई सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि इसराइल को यहाँ पर एक पर्टिकुलर देश नहीं मानती हैं। क्यों नहीं मानती, उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि इसराइल का इतिहास। दोस्तों यहाँ पर बोला यह जाता है, जैसे आप 1946 का समय देखोगे तो यहाँ पे इसराइल था ही नहीं, क्योंकि अगर आप आज इसराइल को देखते हो मैप को, तो आपको इसराइल कुछ ऐसा नज़र आता है और पैलेस्टीन बिल्कुल इतने हिस्से में है, वो भी छोटे छोटे यहाँ पर एन्क्लेव्स आपको देखने को मिलेंगे पैलेस्टीन के, बस वरना पूरा का पूरा यहाँ पर ये इसराइल बस चुका है। लेकिन इतिहास अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये मैप आपको नज़र आएगा 1946 के समय पर ये पूरा का पूरा जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये पूरा पैलेस्टीन हुआ करता था, ये पूरा पैलेस्टीन था, यहाँ पे पैलेस्टीनियंस रहा करते थे। ये जो वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ये ज्यूइश लैंड था, ज्यूज़ के पास में था, यानी केवल वाइट वाला पोर्शन ये इसराइल हुआ करता था। अब इनके बीच में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, कई सारी लड़ाइयाँ हुई, ठीक है। बीच में यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का एक प्लान आया, यूनाइटेड नेशन प्लान के बाद में इसराइल को इतना हिस्सा दे दिया गया। ये जो पूरा वाइट वाला पोर्शन दोस्तों आज के समय पर इसराइल था, ये 1947 की बात है, ये इस समय पर इसराइल कहलाता था। और ये जो यहाँ पर ग्रीन वाला पोर्शन है ये सारा का सारा पैलेस्टीन हुआ करता था। लेकिन इनके बीच में कई सारे विवाद रहे, बीच में कई सारी छोटी छोटी वॉर हुई हैं, 6 दिन की वॉर चली हैं, 4 दिन की वॉर चली हैं। उन सभी डिस्प्यूट्स में, उन सभी लड़ाइयों में, युद्धों में अगर आप देखोगे तो इसराइल ने कई सारे एरिया जीत लिया, पैलेस्टीन का एरिया कब्जाता हुआ चला गया। और 1967 में दोस्तों, 1947 से 1967 का सफ़र अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर रीजन, ये वाला रीजन, ये सब जो पैलेस्टीन के पास में था वो सब इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया। ये सारा रीजन आज के समय पर इसराइल के पास में। और फिर 2010 में अगर आप देखोगे तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई, तो इसराइल के पास में ये ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ रीजन सब इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया, इसराइल के पास में आ गया। ये छोटे छोटे एन्क्लेव्स बच गए किसके पास में? पैलेस्टीनियन के पास में। और यहाँ पे पैलेस्टीनियन की सरकार चलती है, पैलेस्टीनियन लैंड है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा आपको देखने को मिलेगा, ये है गाज़ा पट्टी। ये गाज़ा पट्टी है जहाँ से ये जो अटैक्स है वो हमको देखने को मिला है। बीच में गाज़ा पट्टी के कई सारे एरियाज़ को कब्जा लिया गया था इसराइल की साइड से। बाकी यहाँ पर आप कह सकते हो कि एरिया दिया गया और उसके बाद गाज़ा पट्टी की साइड से अटैक्स होते हैं। तो अभी बोला यह जा रहा है कि इसराइल देखो बीच में क्या करता है, हो सकता है यहाँ पर इसराइल की साइड से भी अब बहुत ज़्यादा भारी भरकम जो अटैक्स है, जो बॉम्बार्डिंग है वो गाज़ा पट्टी की जाए। समझ गए? तो ये पर्टिकुलर यहाँ पर पूरा का पूरा इशू दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कहोगे ये तो मुद्दा बहुत पुराना है, तब से अभी तक ये लड़ाइयाँ चल रही हैं।
और मैं आपको बता दूं साल 2021 में भी आपने देखा होगा कि इजराइल के ऊपर इसी प्रकार से कई हज़ारों रॉकेट्स जो है दागे गए थे गाज़ा पट्टी की साइड से। तो गाज़ा पट्टी क्या चाहता है, गाज़ा पट्टी के साइड से जहाँ पे जो हमास है, हमास जो गाज़ा पट्टी को कंट्रोल करता है, उन लोगों का कहना यहाँ पर यह है कि फ़लस्तीन को फ्री किया जाए। इजराइल जो है वो फ़लस्तीन को फ्री कर दे, क्योंकि फ़लस्तीन को पूरी तरह से कब्जा रखा है, तो फ़लस्तीन को फ्री किया जाए, ये इनकी मांग है। ठीक है, और इसीलिए ये लोग अटैक करते रहते हैं, वह छोटे मोटे अटैक होते रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें, पिछले कई सालों में इतना भयंकर अटैक नहीं हुआ है जो अटैक हमको कल देखने को मिला गाज़ा पट्टी की साइड से। और गाज़ा पट्टी ने इसको एक ऑपरेशन का नाम दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से देखें तो गाज़ा पट्टी की साइड से हमास ने बोला है हमने ये ऑपरेशन चलाया है इजराइल के ऊपर अटैक करके। उस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया है, ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म। ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म, ये बेसिकली अल अक्सा मॉस्क के नाम पर आपको पता होगा, जेरूसलम के अंदर में, यहीं पास में जेरूसलम है, तो जेरूसलम के अंदर में एक मस्जिद है अल अक्सा मस्जिद। ठीक है, अब इस्लामिक फेथ में यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी जाती है, वो अल अक्सा मॉस्क। अब दोस्तों पिछले कुछ समय से एग्जैक्टली क्या हो रहा है मैं आपको वो बताता हूँ। अभी कुछ महीने से ना लगातार जो इजरायली फोर्सेस हैं वो इधर जेरूसलम के साइड में जाकर यहाँ पर अल अक्सा मॉस्क में उन्होंने यहाँ पर अंदर एंट्री करके कुछ लोगों को मारा पीटा है। आपने पिछले कुछ समय पर काफ़ी वीडियोस देखे हैं, मैंने पढ़ाया भी था, काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियोस वायरल हुए हैं कि इजराइल की फोर्सेस यहाँ पर अल अक्सा मॉस्क मस्जिद में घुस के उन्होंने जो आंसू गैस है वो छोड़ी है, लोगों को मारा पीटा है। अब दोनों के अपने अपने बयान हैं। बयान क्या है, जैसे इजराइल का कहना यह है कि अल अक्सा मॉस्क के यहाँ पर जो लोग हैं वो इजराइल की फोर्सेस के ऊपर बार बार पत्थर फेंकते थे, उनके ऊपर पत्थर मारते थे। तो जब यहाँ पर इजराइल की फोर्सेस परेशान हो गई तो उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि आज हम फाइनली मॉस्क के अंदर जाकर यहाँ पर इनको बताएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर हुई, ये इजराइली साइड से कहना है। ठीक है, उनका स्टेटमेंट अलग है। तो दोनों यहाँ पर इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं। अब इससे क्या हुआ, गाज़ा पट्टी नाराज़ हुआ, क्योंकि गाज़ा पट्टी में भी आपको पता है पैलेस्टीनियंस ही रहते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करने वाला हमास है। ठीक है, ये एक हमास है, मैं जैसे मैंने बोला इजराइल उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलता है। तो गाज़ा पट्टी यही चाहता है कि ये इजराइल जिस तरीके से पैलेस्टीनियंस को टाइट करके रख रहा है, हमें यहाँ पर बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं है, और हम चाहते हैं कि ये जो पैलेस्टीनियंस हैं इनको फ्री किया जाए। और इसके लिए यहाँ पर जो ये हमास का एक डेप्यूटी चीफ़ है, उस डेप्यूटी चीफ़ ने अल जज़ीरा से ये बोला है कि इजराइल के कई सारे जो ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स वगैरह, ये सबको हमने आज के समय पर बंद करके रख लिया है। ये सबको हम लोगों ने आज के समय पर पकड़ के अपने पास में रखा हुआ है। तो पकड़ के रखा हुआ है, तो हमास क्या चाहता है, हमास ये चाहता है कि जो बहुत सारे पैलेस्टीनियंस आज के समय पर इजराइल की जेल में बंद हैं, पहले उन पैलेस्टीनियंस को जेल से छोड़ा जाए, उसके बाद यहाँ पर ये जो हमास है ये इजराइल के कुछ लोगों को छोड़ेगा। ये बात यहाँ पर इनका कहना है, समझ गए। ये आप देख पाओगे, ये टैंकर वगैरह है, ये टैंकर इजराइल का है, इजराइल फोर्सेस का, इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पैलेस्टीनियंस यहाँ पर खड़े हुए हैं, ऊपर सेलिब्रेशन चल रहा है। तो आई होप आपको ये जो पूरा मैटर है ये समझ में आया कि एग्जैक्टली यहाँ पर हमास ने ये सरप्राइज़ अटैक क्यों किया। हमास कह रहा है कि अब हम यहाँ पे बदला लेंगे, इनफ इज़ इनफ, बहुत हो चुका है इजराइल का पैलेस्टीनियंस के ऊपर अत्याचार, अब यहाँ पर हम पैलेस्टीन को फ्री करवाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर उनका स्टेटमेंट निकल कर आया है हमास के साइड से। दोस्तों बताया जा रहा है कि क्योंकि इजराइल ने थोड़ा सा जो रिटेलिएशन दिखाया है, वो रिटेलियन एयर स्ट्राइक्स भी की हैं, इधर सब यहाँ पर फिर रॉकेट दागे गए थे इजराइल की साइड से, तो उसमें 198 पैलेस्टीनियंस की जान गई है। ठीक है, इजराइल के खैर बहुत कम लोग मारे गए हैं, लेकिन मारे गए हैं लोग, वो भी खासकर मासूम लोग जब मारे जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है दोनों साइड से अगर यहाँ पर कोई इनोसेंट सिटीज़न मारा जाएगा इनके आपस के अटैक में, तो उसका बहुत ज़्यादा दुख होगा दुनिया भर को। तो पीएम मोदी ने भी यहाँ पर सैटरडे के दिन यहाँ पर इजराइल के साथ में खड़े होने के लिए बोला है। इन्होंने बोला है इंडिया इजराइल के साथ में खड़ा हुआ है। ये जो हमास अटैक है, ठीक है, ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है इजराइल के ऊपर में, इससे हम शॉक्ड हैं, और जो भी इनोसेंट विक्टिम्स हैं, फैमिलीज़ हैं, उनके लिए हम शोक प्रकट करते हैं। उनकी प्रेयर, पीएम मोदी की प्रेयर सबके साथ में है, इंडिया प्रे करता है इनके लिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि इजराइल हमारा लंबे समय से एक बहुत अच्छा दोस्त भी है। अभी यहाँ पर ये सिचुएशन थमने वाली नहीं है दोस्तों। हो सकता है यहाँ पर आज भी आपको बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स देखें कि यहाँ इजराइल की साइड से ये जो स्टेप है वो उठाया गया है, समझ गए। तो ये पूरा का पूरा जो इशू है ये चर्चा में आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। तीनों आर्टिकल्स मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर दिए हैं कि एग्जैक्टली क्या सिनेरियो चल रहा है विद प्रॉपर बैकग्राउंड हिस्ट्री। ठीक है, आगे आते हैं। लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे गोलन हाइट, गोलन हाइट नाम की एक जगह है। ठीक है, ये गोलन हाइट यहाँ पर सीरिया से कब्जा लिया था इजराइल ने 1967 में, और गोलन हाइट को लेकर एक सवाल पूछ लिया था यूपीएससी के अंदर में कि वो गोलन हाइट कौन से रीजन में है। तो ये मिडिल ईस्ट वाले रीजन में है, ध्यान रखना, क्योंकि ये रीजन हमारा मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया वाला रीजन कहलाता है। इजराइल की कैपिटल ये है तेल अवीव। ठीक है, तेल अवीव के बारे में हम अभी बात कर रहे थे। तो अभी क्या हुआ है
कि भारत की जो ये जितनी फ़्लाइट्स हैं जो तेल अवीव जाने वाली थी और तेल अवीव से आने वाली इंडिया में फ़्लाइट्स थी, सबको कैंसिल कर दिया गया है। और साथ ही साथ में यहाँ पर इंडिया ने अपने जो इंडियन सिटीजन्स जो आज के समय पर इजराइल में रुके हुए हैं, इजराइल में रह रहे हैं, उनसे बोल दिया है कि आप सतर्क रहें, आप अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख कर ही यहाँ पर सारे के सारे जो स्टेप्स है वो उठाएं, क्योंकि हालात इजराइल में ज़्यादा सही नहीं है। जबकि इजराइल ने यहाँ पर कह सकते हो, क्योंकि जो पूरा का पूरा बवाल हुआ है ना वो इजराइल के इस वाले पोर्शन में हुआ है, क्योंकि गाज़ा पट्टी से इधर की साइड में यहाँ पर अटैक करे गए। दोस्तों इजराइल ने अच्छी खासी प्रोटेक्शन अपने लोगों को दे भी रखी है। यहाँ पे जो स्पेशली जो घर है ना इन लोगों के, उनके घर के अंदर बंकर्स बनवा रखे हैं। तो अगर इस प्रकार से कोई अटैक होता है, सायरन बजता है, इजराइल का आयरन डोम एक्टिव हो जाता है। एक तरफ यहाँ पर इजराइल के जो आयरन डोम सिस्टम है वो दुश्मन के रॉकेट को हवा में मारने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ जो लोग हैं वो बंकर में चले जाते हैं। तो ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो यहाँ पर इजराइल ने अपनी साइड से अपना रखा है। खैर ये अटैक एक साथ भारी भरकम था, एक साथ यहाँ पे सरप्राइजिंगली 5000 के आसपास रॉकेट्स आए, तो आयरन डोम भी कंफ्यूज हो गया कि किसको मारना है, किसको यहाँ पर रोकना है। तो कुछ रॉकेट यहाँ पर वो मार पाया हवा के अंदर और कुछ रॉकेट यहाँ पर इजराइल में आके गिर गए, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो बवाल है वो ये पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन है हमको देखने को मिला। क्लियर हो गया? आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया चांसेस को ज्वाइन करने का। आपको पेड ग्रुप में क्या मिलाता है, तो डेली करंट नोट्स पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे तो डिस्कशन में आपको बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा मैं आपको देने वाला हूँ हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग, यानी आपको नोट्स वगैरह के लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इस लेक्चर से मुझे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। वो सारा का सारा कॉन्टेंट आपको A4 साइज़ के शीट में प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और जो वो कंटेंट है दोस्तों वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया जाता है। और चाहो तो आप लोग यहाँ पर उन जो पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं पेड ग्रुप में, उनको आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हो। प्रिंट आउट नहीं करवाना तो आपको वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो। या फिर ऐसा भी होता है ना, कई सारे लोगों की पीडीएफ्स यार गुम हो जाती हैं, फ़ोन रीसेट मार दिया या डिलीट हो गया डेटा, वो नहीं मिल रही हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपके फ़ोन्स में आपको कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, सारा डेटा ग्रुप में प्रोवाइडेड है। तो चाहो तो आप किसी भी तारीख का पीडीएफ डाउनलोड करो, वहाँ से पढ़ सके, फिर डिलीट कर सकते हो। अगर आपको फिर उसकी ज़रूरत है तो फिर जाकर वहाँ से उस तारीख को डाउनलोड कर सकते हो, उस तारीख का जो भी पीडीएफ है। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इस ग्रुप के अंदर में दी जाती हैं। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो अमाउंट है वो भी बहुत मिनिमम है, ज़्यादा कोई अमाउंट नहीं लिया जा रहा है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल 499 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है। और ये दोस्तों ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको दोबारा कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 2 साल बाद कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पे जो भी फीचर्स मिलते रहेंगे आप उसको अवेल कर सकते हो। दूसरी चीज़, इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, सिंपल से व्हाट्सएप पर जाना है। आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा। लेकिन पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देख सकते हो कि मुझे इस ग्रुप से क्या फ़ायदे होंगे, और उसके बाद अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर आपने ये इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। बाकी एक बात जो हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना यार वीडियो पे लाइक का बटन है प्रेस कर देना। हमारा एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। जैसा आप लोग करते भी हो तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करना यार। मैं आपके 2 मिनट और लूँगा, ठीक है प्लीज़। अब जिसको यहाँ पर स्किप करना है, जल्दी से पढ़ना है तो वो आगे बढ़ जाए, लेकिन मैं कहूँगा मेरी बात ज़रूर से सुनना। 2 मिनट और लूँगा, प्लीज़ इस बात को ध्यान से सुनना। देखो ग्रुप में क्या हो रहा है ना, जो हमारा अभी वैसा वाला ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप जो है, जहाँ पे आपको मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चंस वगैरह दिए जाते हैं, आप क्वेश्चन लिखकर वहाँ पे पब्लिश करते हो। वहाँ पे कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं नहीं है मुझे नहीं पता, पढ़ाई कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर कुछ गर्ल्स के जो नेम है वो निकालने के बाद में वहाँ पे सीधा मैसेज कर देते हैं उनको। और मैसेज करने के बाद में अब यार मुझे नहीं पता कैसा कैसा यहाँ पर फिर मैसेज आ रहा है और उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो मेरे पास ना पहले तो 1-2 मैसेज आ रहे थे, अब अचानक से पिछले कुछ समय पर मेरे पास में बहुत सारे जो फीमेल एस्पिरेंट्स हैं उनके मैसेज आने शुरू हो गए कि सर मुझे यहाँ पर ये परेशानी हो रही है, ये यहाँ पे ग्रुप से निकाल के यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ग्रुप से नाम मतलब जो भी है ना, प्रोफाइल चेक करने के बाद में उन्होंने सीधा मैसेज कर दिया। तो दोस्तों उन सभी लोगों को, मतलब क्या कर रहे हो आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक ने मुझे पूरा, एक फीमेल एस्पिरेंट उन्होंने मुझे पूरा स्क्रीनशॉट शेयर किया था। मैं स्क्रीनशॉट देख के यार मतलब मैं भी शॉक हो गया था यार, ये वाकई में ये केवल तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं या कौन है मुझे नहीं पता। अब यार वो ग्रुप पब्लिकली अवेलेबल है तो कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता भी रहा हूँ उस ग्रुप के बारे में। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन में रहना है, ठीक है। अब ये बात देखो किसी के साथ भी हो सकती है, कोई मेल एस्पिरेंट होगा, फीमेल एस्पिरेंट होगा, किसी दोनों के साथ में हो सकती है। अब मुझे यहाँ पर शिकायतें फीमेल एस्पिरेंट्स के साथ में मिली, तो मैंने यहाँ पर फीमेल एस्पिरेंट को लेकर पूरा का पूरा एक मैसेज शेयर किया था टेलीग्राम पे, प्लीज़ आप उसको देखो। और मैंने आप लोगों से बोला है आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को यहाँ पर जितनी ऑन करके रख सकते हो उतना सही है। अपने अकाउंट को सिक्योर करके रखो, अपना प्रोफाइल फ़ोटो मत लगाओ, ठीक है। अपना प्रोफाइल पिक वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है यार, क्या ज़रूरत है ना। आपको यहाँ पर तैयारी करनी है, आप कोई भी यहाँ पर ऐसा न्यूट्रल रख सकते हो, और अपना जो नेम है उसको भी न्यूट्रल रखना,
नेम में यहाँ पर आप यूपीएससी एस्पिरेंट, स्टडी लवर, जैसे मैंने आपको कई सारे जो है एग्जाम्पल्स दिए थे, ठीक है। कुछ यहाँ पर 2-3 वर्ड्स ऐसे रख सकते हो जो कि न्यूट्रल हो, न्यूट्रल जेंडर वाला वर्ड्स हो, क्योंकि बाकी लोग क्या है वो कैसे हैं हमें उससे लेना देना नहीं है। हम अपने आप की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हमें थोड़ा सा यहाँ पर अटेंशन लेना होगा। हम किस किस को रोक पाएंगे यार। और वाकई में मैं शॉक्ड हूँ यार, मतलब अगर वो यूपीएससी एस्पिरेंट है या अरे नहीं भी है तो भी यार वो इस तरीके के मैसेज करेगा कि जैसे मुझे स्क्रीनशॉट प्राप्त हुए, मतलब पता नहीं यार। और ये 1-2 कहानी हो रही थी उस समय पर मैंने नहीं बोला, लेकिन जब बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास में रिसीव हो गए तब जाके मैंने एक मैसेज आपको टेलीग्राम पे डाला है, आप उसको जाकर रीड कर सकते हो। ये परसों का मैसेज आपका पड़ा हुआ है टेलीग्राम पे। दोस्तों यहाँ पे रिक्वेस्ट है, ऐसा ना करें। कोई भी अगर सुन रहा है, कोई ऐसा कर भी रहा है तो यार आप लोग पढ़ने आए हो, क्यों अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो। अब माता पिता के बारे में सोचोगे वो कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और जो एक एक रुपया है ना उसकी बहुत वैल्यू होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर वैल्यू करना नहीं सीखते हैं। हम लोग यहाँ पर सोचते हैं यार बस खाली लाइफ के मज़े लेने हैं। जैसे मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, लाइफ को मजाक में ले लिया जाता है काफ़ी सारे लोगों के थ्रू, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। फिर आगे भी ज़िंदगी मजाक बन के रह जाएगी, फिर सोचोगे हाँ यार मैंने ये चीज़ें गलती की थी, ये लाइफ की मेरी सबसे बड़ी गलतियाँ थी। ठीक है, इस बात को समझो। और आपको यार इतना सारा कंटेंट मिल रहा है, वीडियोस मिल रही हैं। अभी यहाँ पर एनसीईआरटीज़ अपलोड करवाना शुरू करवा दूँगा, तो बेसिक तैयारी तो आपको इस चैनल से हो जाएगी, क्योंकि मैं सारी एनसीईआरटीज़ अपलोड करवाना शुरू करूँगा। अभी लगातार रोज़ आपको एक लेक्चर मिला करेगा एनसीईआरटी का, ठीक है। शायद आज से वो अपलोड होनी शुरू हो जाए, तो आपका बेसिक एनसीईआरटी जो बेसिक डेटा होता है वो क्लियर हो जाएगा सारा का सारा। आपके करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएंगे। करंट अफेयर्स में मैं करंट इश्यूज़ प्लस स्टैटिक डेटा दोनों कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपकी मैक्सिमम प्रिपरेशन यहाँ इन वीडियो से हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा समय निकालकर आप लोगों ने अपनी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, ठीक है। अब लोग कहते हैं भाई 8-10 घंटे पढ़ने हैं, नहीं, जितना आपके लिए यहाँ पर सफिशिएंट है आप उतना पढ़ सकते हो। जितना यहाँ पर आपका दिमाग काम कर रहा है बढ़िया से, आपको चीज़ें लर्न हो रही है, उतना पढ़ सकते हो। मैक्सिमम चीज़ आपको कवर करवाने की कोशिश की जा रही है इसी चैनल के ऊपर में। और आप बेसिक तैयारी करने के बाद में, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तैयारी की, है ना, बहुत सारी किताबें चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पे मटेरियल कलेक्ट करते हुए जाओगे, वहाँ पर एग्जाम निकल जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो मटेरियल कलेक्ट करने से अच्छा यहाँ पर यह है कि जो भी रिसोर्सेस आपके पास में अवेलेबल हैं, आज अवेलेबल है, आज आपको यहाँ पर ये वीडियो मिल रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिल रहा है, पीडीएफ्स मिल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारा जो मटेरियल है वो सब प्रेजेंट है अलग अलग चैनल्स पर। आप सेल्फ स्टडी से भी काम कर सकते हो। कई सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हैं जो कि आज के समय पर मेरे साथ में कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, अलग अलग जगह पर वो सर्विसेज में है, ठीक है। उन सब का मतलब कहना यही है कि यहाँ पे हम सेल्फ स्टडी से यहाँ पे पूरी सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। इवन मेरी भी प्रिपरेशन यहाँ पे सारी सेल्फ स्टडी से थी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी परसों की बात है, कुछ आईएएस ऑफिसर्स हैं, ठीक है, अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, एक ओडिशा से हैं और काफ़ी सारे लोगों को मैं जानता हूँ। तो उनके साथ में बातचीत हो रही थी, एक मीटिंग हो रही थी, तो यार सेल्फ स्टडी की यहाँ पर बात की जा रही थी। उन सब लोगों ने यहाँ पर, और भी कई सारे लोग थे, कई सारे टीचर्स भी थे, ठीक है, जहाँ पे सेल्फ स्टडी का इंपॉर्टेंस बताया जा रहा था। आप सेल्फ स्टडी से काम कर सकते हो, अपना पढ़ाई करके भी यहाँ पे सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा मत सोचो यार एक व्यक्ति दूसरा एक बहुत बड़ी कोचिंग ले रहा है, उसके पास बहुत पैसा है, वो क्लियर करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, आपके ऊपर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ यार मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और इन सब की फालतू की चीज़ों में जो दिमाग है ना उसको लगाना बंद कर दो। सारी चीज़ें मिल रही हैं, बस खाली मन लगा के पढ़ाई करो। 1 साल की मेहनत है, 1 साल की मेहनत के बाद आपकी ज़िंदगी चेंज। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपके परिवार की ज़िंदगी चेंज। आपके माता पिता भी खुश, आप सबसे ज़्यादा खुश। माफ़ी चाहूँगा मैंने थोड़ा सा समय लिया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था इस बात को बोलना आप लोगों से, क्योंकि ये इश्यूज़ यहाँ पे कुछ समय से मैं फेस कर रहा था। और मैंने जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर मैसेज डाला है, परसों वाला मैसेज, उसको देखो, वहाँ पे मैंने कुछ सजेशन दिए हैं कि आप लोग अपने प्रोफाइल को लेकर क्या कर सकते हो। ना आते हैं वापस से टॉपिक पर। यहाँ पर आता है नेक्स्ट टॉपिक, बात की जा रही है जीएसटी काउंसिल ने 28% टैक्स लगाने की बात की है ऑनलाइन बेटिंग के ऊपर में। जैसे आपने पता होगा ऑनलाइन गेमिंग जो है ना, वो जो ऑनलाइन गेम है ना वो काफ़ी ज़्यादा कई बार फ्रॉड कर जाते हैं। अभी मैंने आपको एक महादेव एप्लीकेशन स्कैम के बारे में पढ़ाया था शायद परसों वाले वीडियो के अंदर, वो भी एक यहाँ पर इस प्रकार से सट्टेबाजी वाला गेमिंग ऐप था। उसके अलावा जो ऑनलाइन गेमिंग है, कैसीनोज़ हैं, हॉर्स रेसिंग है, इन सब के ऊपर 1 अक्टूबर से, क्योंकि आज 8 अक्टूबर है, तो अभी 1 अक्टूबर से क्या होगा, 28% टैक्स को लागू कर दिया गया है। ये जीएसटी काउंसिल ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया। तो दोस्तों कल सैटरडे में जीएसटी काउंसिल की 52वीं मीटिंग बैठी थी। 52nd मीटिंग के दौरान यहाँ पर ये सारा डिस्कशन हुआ और डिस्कशन होते हुए बोला कि 28% टैक्स लगाया जाएगा इन ऑनलाइन गेमिंग वाले सिचुएशन पर। जो भी ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स हैं, गेमिंग्स हैं, कैसीनोज़ हैं, हॉर्स रेसिंग है, इनके ऊपर यहाँ पर अभी 28% टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो जीएसटी काउंसिल है इन्होंने ये सारा का सारा डिसाइड किया। प्लस जो हमारे कुछ मिलेट से बने प्रोडक्ट्स हैं, मिलेट आप समझते हो, जोवर, बाजरा, रागी, इनसे बने हुए कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर टैक्स को कम किया गया है, ठीक है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो कुछ चीज़ों पे टैक्स कम किया है और कुछ चीज़ों पर टैक्स को लागू किया है, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन गेमिंग्स के ऊपर में।
स्पेशल फोकस यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग्स को लेकर है, जहाँ पे 28% टैक्स को लगाने की बात की है। 1 अक्टूबर से ये शुरू हो जाएगा। तो एग्जाम में क्या कुछ पूछा जाएगा दोस्तों? एग्जाम में यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा भाई, इसके ऊपर टैक्स ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आपको स्पेशल पता होना चाहिए जीएसटी काउंसिल क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन इसमें होता है, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल ये सारा का सारा जो डिसीजन लिया गया है टैक्स को लेकर, वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान लिया गया है। समझ गए? तो जीएसटी काउंसिल के बारे में आओ मैं आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ाता हूँ। बहुत रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हमने समझना होगा कि आखिरकार ये जीएसटी क्या है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है दोस्तों, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई पे करता है, आप भी पे करते हो, कोई मजदूर है वो भी पे करता है, कोई भी पर्सन है वो सब पे कर रहे हैं, ठीक है। तो जीएसटी कब से लागू होता है? 1 जुलाई 2017 से यहाँ पर ये लागू होता है। समझ गए? अब जीएसटी से पहले दोस्तों कई सारे अलग अलग प्रकार के टैक्सेस हुआ करते थे, सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज, अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे। सबको खत्म कर दिया। सबको खत्म करने के बाद में केवल एक टैक्स लागू किया। इस वजह से वन नेशन वन टैक्स के नाम से भी हम जानते हैं जीएसटी को। समझ गए? अब जीएसटी के अंदर में जो टैक्स हैं इनके अलग अलग स्लैब्स रखे गए। जैसे यहाँ पर कोई मतलब बहुत ही सस्ता सामान है, उसके बाद 5% जीएसटी लगा जाएगा। बहुत ज़्यादा लग्जरियस प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है, ज़रूरत नहीं है हमारी, ठीक है, जैसे कार वगैरह हो गई, उनके ऊपर 28% के आसपास जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। जो नॉर्मल सामान है उसके ऊपर कम जीएसटी, जो लग्जरियस प्रोडक्ट है उनके ऊपर ज़्यादा जीएसटी। जीएसटी 3 प्रकार की होती हैं, पता होगा, बेसिक चीज़ें हैं, हमेशा पढ़ते हो। जैसे हमारा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, और साथ ही साथ में इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, जिसको हम आईजीएसटी बोलते हैं। ये एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पे लगती है, ठीक है। अब दोस्तों जीएसटी से संबंधित पूरा एक काउंसिल होता है जिसको हम जीएसटी काउंसिल के नाम से जानते हैं। जीएसटी काउंसिल के बारे में हमारे संविधान में मेंशन किया गया है। स्पेशली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 279A के बारे में ध्यान रखना है। आर्टिकल 279A जो है भारतीय संविधान का, वो सीधा पावर देता है हमारे भारत के प्रेसिडेंट को। भारत के राष्ट्रपति के पास में पावर आती है कि वो एक जॉइंट फोरम बना सकते हैं सेंटर और स्टेट का, जिसको हम लोग जीएसटी काउंसिल बोलेंगे। तो दोस्तों जीएसटी काउंसिल क्या होता है? नंबर 1 पॉइंट, जीएसटी काउंसिल क्या होता है? एक जॉइंट फोरम, एक ऐसा मंच होता है जहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बैठकर जीएसटी को लेकर डिस्कशन करती हैं। नंबर 2 पॉइंट, कि इस जीएसटी काउंसिल को कौन यहाँ पर कह सकते हो कि चेयरपर्सन है इसका, कौन यहाँ पर इसको चेयर करता है? तो ये जीएसटी काउंसिल चेयर किया जाता है हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो पूरा जीएसटी काउंसिल किसके अंडर में काम करता है? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे आज के समय पर फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी निर्मला सीतारमण जी। क्लियर हो गया? अब यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के साथ साथ कुछ और लोग भी होते हैं। जैसे इनके मेंबर्स की बात करेंगे तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी यहाँ पर होते हैं। उसके अलावा मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। कुछ और अदर मंत्री होते हैं जो कि यहाँ पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, राज्य सरकार नॉमिनेट करके भेजती है, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल दोस्तों एक सबसे बड़ी कमेटी, एक सबसे उच्च लेवल की कमेटी देखने को मिलती है। इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है टू मॉडिफाई, रिकंसाइल और मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट्स ऑन जीएसटी। यानी भाई जो भी यहाँ पर जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके अंदर में अगर कोई चेंज करना है, मान लो कोई सामान ऐसा है जिसके ऊपर टैक्स लागू करना है, फॉर एग्जांपल अभी ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर टैक्स लागू करना था, तो ये लागू करने का काम भी जीएसटी काउंसिल का है। किसी चीज़ के ऊपर टैक्स हटाना है वो भी काम जीएसटी काउंसिल का है, टैक्स कम करना है वो भी काम जीएसटी काउंसिल का है, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल का मेन काम क्या है कि जीएसटी के अंदर में क्या चीज़ें लेकर आनी है, क्या नहीं लेकर आनी है, वो सारा का सारा डिसीजन लेना। वो सारा का सारा डिसीजन कहाँ पे लिया जाता है? इसी काउंसिल के अंदर में लिया जाता है। और इसी काउंसिल से संबंधित आपको पता होगा, ये मैंने आपको जीएसटी पढ़ा दिया, जीएसटी काउंसिल पढ़ा दिया, ये दूसरा टॉपिक खत्म हो गया। एक आता है जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल। जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या होता है? ये भी पिछले कुछ समय पर काफ़ी न्यूज़ में रहा है। अब दोस्तों होता क्या है कि जो हमारा सीजीएसटी एक्ट है ना, इस एक्ट के तहत हमारी केंद्र सरकार के पास में पावर है कि वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का एक अपीलेट ट्राइब्यूनल बना सकते हैं। अपीलेट ट्राइब्यूनल मतलब, जैसे ट्राइब्यूनल किसको बोलता है? जैसे हमारे कोर्ट होते हैं नॉर्मल, वैसे यहाँ पर हमारे ट्राइब्यूनल्स होते हैं। अब कोर्ट में क्या होता है? कोई भी यहाँ पे मैटर है, कोई भी डिस्प्यूट है, उसकी सुनवाई की जाती है। उसी प्रकार से समझ लो जीएसटी को लेकर कोई विवाद है तो उसका सारी सुनवाई यहाँ पे कहाँ पे होगी? इस ट्राइब्यूनल में होगी, अपीलेट ट्राइब्यूनल में होगी, ठीक है। तो कोई भी मान लो विवाद हो गया है सेंटर और स्टेट के बीच में जीएसटी को लेकर, तो सारे डिस्कशंस यहाँ पर इस अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर होते हैं। समझ गए? और जो भी यहाँ पर अपील आएगी इस अपीलेट अथॉरिटी की साइड से, आप इस पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर में इन केसेस को देख सकते हो। जो भी अपील है बेसिकली यहाँ पर वो करवाई जा सकती है इस जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर में। तो अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या होता है ये समझ गए, काउंसिल क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें हम लोगों ने तीनों एक साथ समझ ली हैं।
क्लियर हो गया आर्टिकल। अब आर्टिकल छोटा सा था लेकिन इंपॉर्टेंट था, इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, वो सारा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिया गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट। क्या बात की जा रही है यहाँ पर? बात की जा रही है गंगा और घाघरा नदी का जो ये बेसिन है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं डॉल्फिन्स के लिए, जो डॉल्फिन जो मछली होती है, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक खतरा साबित हुआ है। और इन्हीं कैनाल्स के अंदर में डॉल्फिन्स, कई सारी डॉल्फिन्स यहाँ पे पिछले कुछ समय पर बचाई गई हैं, रेस्क्यू की गई हैं। तो ये आर्टिकल क्यों लिखा गया? रीज़न ये है क्योंकि हाल ही में ना एक स्टडी पब्लिश की गई है, उस स्टडी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। तो रिसेंटली यहाँ पर ये जो स्टडी पब्लिश हुई है हमारे साइंटिस्ट के थ्रू, रिसर्चर्स के थ्रू, उन्होंने ये बताया कि 19 गैंगेटिक डॉल्फिन्स। अब डॉल्फिन्स में जो भारत में कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है? गैंगेटिक डॉल्फिन। जो आपसे आज का प्रीलिम्स का PYQ पूछा गया था ना कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया कौन सा है, तो वो गैंगेटिक डॉल्फिन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप देख पाओगे UPSC ने सवाल भी पूछा हुआ है। तो 19 गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो हैं इनको रेस्क्यू किया गया है, बचाया गया है 2013 से 2020 के बीच में। कहाँ से? गंगा और घाघरा नदी के बेसिन से, ठीक है। स्पेशली जो इरिगेशन कैनाल्स होती हैं वहाँ से यहाँ पर इतनी सारी डॉल्फिन्स को बचाया गया है पिछले इतने सालों में। तो ये जो गैंगेटिक डॉल्फिन होती है इनका साइंटिफिक नेम होता है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, ठीक है। तो इन डॉल्फिन्स को यहाँ पर बचाया गया। कुछ डॉल्फिन्स यहाँ पर मर चुकी हैं, कुछ को रेस्क्यू किया गया, ऐसा यहाँ पे बोला गया। अब इन डॉल्फिन का साइज़ कितना बड़ा है, मेल कौन सी हैं, ठीक है, वेट कितना है, वो सारी चीज़ें हैं, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो गैंगेटिक डॉल्फिन है बेसिकली इसका IUCN स्टेटस, इसको हम किस तरीके से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो इस गंगा रिवर डॉल्फिन को दोस्तों हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में शेड्यूल 1 में कवर कर रखा है। ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इस डॉल्फिन को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कौन से शेड्यूल में रखा गया? शेड्यूल 1 में रखा गया। शेड्यूल 1 में रखने का मतलब क्या है कि इस डॉल्फिन को हमने हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रखी है। हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रखी है मतलब भाई आप इसका इस तरीके से हंटिंग वगैरह, शिकार वगैरह नहीं कर सकते, समझ गए। दूसरा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब आती है बात साइट्स की, साइट्स क्या है? यह है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी कि जो हमारी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं, ऐसी प्रजातियाँ पेड़ पौधों की जो काफ़ी खतरे में होती हैं, उनका जो व्यापार होता है उसके ऊपर रोक टोक लगाने की बात करता है। तो साइट्स के अंदर में गैंगेटिक डॉल्फिन को अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। अपेंडिक्स 1 में इसका इंटरनेशनल जो व्यापार वगैरह है वो भी आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते, तो इस तरीके से भी इसको प्रोटेक्शन दी गई है। तीसरी प्रोटेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि IUCN क्या है, यानी कि जो गैंगेटिक डॉल्फिन है इसको IUCN के रेड लिस्ट में कौन सी कैटेगरी में कवर किया गया है? तो इसको कवर किया गया है एंडेंजर्ड कैटेगरी में। यहाँ पे आप लिखा भी देख पा रहे होंगे एंडेंजर्ड कैटेगरी। एंडेंजर्ड कैटेगरी मतलब ये जो डॉल्फिन है ये बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, इसको सुरक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के मतलब इसकी संख्या लगातार खत्म होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। और अगर हमने अभी भी इसको सही से सुरक्षा नहीं दी, इसकी पॉपुलेशन और कम होगी तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में पहुंच जाएगी, और फिर इसकी पॉपुलेशन यानी कि मतलब और कम हो रही है, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के बाद में यहाँ पे मतलब कुछ ही संख्या बची है और वो भी खत्म हो जाएगी, तो इसको यहाँ पर एक्सटेंट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, यानी कि ये प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। अब ये प्रजाति यहाँ पर नहीं पाई जाती इस दुनिया में, समझ गए। तो ये दर्शाता है यहाँ पर IUCN का रेड लिस्ट, तो इसमें इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया। तो एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में इस स्टडी के बारे में आपसे कुछ नहीं पूछने वाले। एग्जाम में अगर कुछ पूछा गया तो मैंने हाईलाइट कर दिया, इतना पोर्शन यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अब हाईलाइट करके अब मुझे पता आप न्यूज़पेपर दोबारा ओपन करोगे नहीं कभी, ठीक है, क्योंकि एक दिन का पढ़ लिया और पढ़ लिया वो अच्छी बात है, लेकिन अब उसके बाद ओपन हम करते नहीं हैं। ऐसा यहाँ पर सबका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, लेकिन अभी यहाँ पर बात यह है दोस्तों, नहीं पढ़ते हो कोई बात नहीं, आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये सब निकाल के प्रोवाइड करवा दी गई है, यही सब आपको PDF में मिल जाती है। तो एक एक करके कवर करते हैं। तो गैंगेटिक डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। डिस्कवरी कब हुई थी? 1801 में ऑफिशियली इसको डिस्कवर किया गया। ये डॉल्फिन इंडिया के अंदर गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, उसके अलावा नेपाल की कुछ रिवर सिस्टम हैं, कर्णाफुली, सांगू रिवर सिस्टम, तो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल तीनों जगह पर ये गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है। ये जो गंगा रिवर डॉल्फिन है दोस्तों, इसको केवल साफ पानी में रहना पसंद है, और वैसे ये अंधी होती है, इनकी आँखें नहीं होती। अब आँखें नहीं होती तो मतलब क्या, कैसे ये देखती है फिर, मतलब कैसे अपना शिकार वगैरह करती है? तो होता क्या है दोस्तों, ये जो डॉल्फिन है ना, ये एक अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है। मान लो यहाँ पर ये डॉल्फिन है, ये यहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस करती है, और वो जो साउंड है ना, वो जाकर मान लो कोई सामने शिकार आ गया, कोई मछली आ गई या कुछ और चीज़ आ गई, तो वो साउंड टकराती है इससे, और टकराने के बाद में इसके पास में वापस जाती है डॉल्फिन के पास में। तो जो साउंड टकरा कर वापस जाती है उसके हिसाब से जो डॉल्फिन है वो अपना यहाँ पर शिकार करती है, समझ गए। तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है जो कि टकरा कर वापस आती है, उसी के हिसाब से यहाँ पर इसके माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है, उसके हिसाब से ये अटैक करती है।
और इसकी पॉपुलेशन की बात की अगर हम देखेंगे तो दोस्तों दुनिया भर में पॉपुलेशन प्रेजेंट है गैंगेटिक डॉल्फिन की वो 4000 के आसपास है, और 4000 में से 80% डॉल्फिन केवल भारत में पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस यह है कि जिस पानी में डॉल्फिन पाई जाएगी, सपोज़ आप इमेजिन कर सकते हो कि वो पानी बहुत साफ़ होता है, क्योंकि इसको साफ़ पानी फ्रेश वाटर में रहना पसंद है। अगर हम लोग बात करेंगे थ्रेट की, तो पिछले कुछ समय पर इसने काफ़ी खतरा भी पैदा किया, खतरा फेस किया है। क्या खतरा फेस किया है? जैसे यहाँ पर जब कई सारे मछुआरे मछली पकड़ते हैं ना, तो उसी जाल में डॉल्फिन भी फंस जाती हैं और फंसने के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं जो ऐसे इंडस्ट्री का पोल्यूशन है, इंडस्ट्री से कई सारा पोल्यूशन निकल रहा है, वो सारा प्रदूषण पानी के अंदर जा रहा है, एग्रीकल्चर से पोल्यूशन निकल रहा है, ह्यूमन पोल्यूशन निकल रहा है। ये सारा पोल्यूशन जो है कहीं ना कहीं हमारे पूरे के पूरे जो रिवर सिस्टम है, ओशन सिस्टम है, इनको पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है, जिसकी वजह से जो डॉल्फिन्स हैं इनके ऊपर भी जो खतरा है वो पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी कंजर्वेशन स्टेटस की हम लोग बात करेंगे तो IUCN में एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, जैसे मैंने आपको बता दिया, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहाँ पर इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। तो ये बात हो गई हमारे डॉल्फिन को लेकर, सारा बैकग्राउंड डेटा हमने समझ लिया है, यानी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप रेडी हो उसको आराम से सॉल्व करने के लिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल GS पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको पता होगा, क्या पता होगा कि भाई आज संडे है, हाँ ये तो पता है। अब संडे है तो संडे में आपको पता है ट्यूटोरियल्स वगैरह आते नहीं है, संडे में आता है हमारा साइंस एंड टेक का पेज। तो आज के न्यूज़पेपर का साइंस एंड टेक का जो पेज है उस पर 2 रेलिवेंट आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तो मलेरिया की वैक्सीन को लेकर, जो कि हमने पहले डिस्कशन किया है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ नई चीज़ें हैं, वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। दूसरा एडिटोरियल या दूसरा यहाँ पे साइंस एंड टेक का आर्टिकल है, यहाँ पर राइटर ने लिखा है कि कैसे प्लास्टिक्स हमारी जो डेली की ज़िंदगी है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर रही है। यहाँ पे भी कुछ बेसिक डेटा है, बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, उसको भी यहाँ पे हम समझेंगे। चलो अब शुरुआत करते हैं पहले इस वाले आर्टिकल से। दोस्तों मलेरिया पिछले कुछ समय से लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, मलेरिया एक ऐसी बीमारी है, कैसी बीमारी, कितनी खतरनाक बीमारी है, आप इस डेटा से समझ पाओगे। यहाँ पर एक छोटा सा डेटा दिया गया है। साल 2021 में मलेरिया के जो केसेस है दुनिया भर में वो 247 मिलियन के आसपास थे। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, और ऐसी आप कह सकते हो 247 मिलियन के आसपास मलेरिया के केसेस 2021 में दुनिया भर में थे। और पता है इन केसेस में से लगभग 6,19,000 मौतें हो चुकी है केवल एक साल में। 6,19,000 लोगों की जान जा चुकी है 2021 में। रीज़न क्या था? मलेरिया। और मलेरिया की वजह से जो सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में हमको देखने को मिल रही हैं। तो कहोगे क्या इसकी कोई दवाई वगैरह नहीं है क्या? देखो इसका कोई प्रॉपर वैक्सीन वगैरह नहीं है। खैर अभी WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ना, इसकी एक वैक्सीन है जिसको अप्रूवल दे दिया था। नाउ अब फाइनली इसकी दूसरी वैक्सीन को भी अप्रूवल मिल चुका है। अब जो दूसरी वैक्सीन है वो यहाँ पर न्यूज़ में है। उस दूसरी वैक्सीन का नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है R21 मैट्रिक्स M। तो R21 मैट्रिक्स M वाली जो वैक्सीन है इसको किसने डेवलप किया? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने, और इसमें हेल्प की है हमारी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जिसने कोविड-19 की वैक्सीन को तैयार किया था। ठीक है, तो इंडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है इस वैक्सीन को बनाने में। तो जो दूसरी वैक्सीन है मलेरिया की, इसको अप्रूवल मिल चुका है और अभी 5 देशों में ये ट्रायल पर है। वो 5 देश कौन कौन से हैं? अगेन वो भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, माली, बर्किना फासो, कीनिया और तंजानिया। तो अफ्रीका में यहाँ पर इनका जो प्री क्वालिफिकेशन है वो चल रहा है, यानी जो ट्रायल वगैरह है वो यहाँ पर चल रहा है। ट्रायल कंप्लीट होने के बाद में WHO इसकी मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करेगा और जल्दी यहाँ पर ये जो वैक्सीन है वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो मलेरिया की वजह से यहाँ पर ये जो चर्चा है वो हो रही है इस वैक्सीन की। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इस वैक्सीन के बारे में जानेंगे। इस वैक्सीन में आखिरकार ऐसी क्या चीज़ है, कैसे यहाँ पर ये हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, प्लस उसके बाद मलेरिया के बारे में कुछ बेसिक डेटा है वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कॉन्टेक्स्ट क्या है? खबर ये निकल कर आती है कि WHO ने रेकमेंड कर दिया है कि R21 मैट्रिक्स M जो मलेरिया की नई वैक्सीन आई है, जिसको डेवलप किया है भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने, ये जो वैक्सीन है इसको हम लोग अब जल्द से जल्द इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। और अभी ये वैक्सीन जो है लाइसेंस कर दी गई है घाना, नाइजीरिया, बुर्किना फासो के अंदर में, यानी अफ्रीकन कंट्रीज़ में। फिर बात यहाँ पर यह भी है कि दोस्तों ये जो मैट्रिक्स M नाम की वैक्सीन है मलेरिया से लड़ने वाली, इस वैक्सीन का मेन कॉम्पोनेंट क्या है? तो इस वैक्सीन में जो मेन यूज़ किया गया है वो है सैपोनिन का, सैपोनिन बेस्ड एडजुवेंट। एक एडजुवेंट है दोस्तों, इसका यूज़ किया गया है। और ये एडजुवेंट किसने बनाया है? ये एडजुवेंट बनाया है नोवावैक्स। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो जो एडजुवेंट दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ये डेवलप किया गया है नोवावैक्स के थ्रू। अब यहाँ पे एडजुवेंट क्या होता है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि एडजुवेंट क्या है। एडजुवेंट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, एक ऐसी सामग्री होती है वैक्सीन के अंदर में जो कि एक इंसान के इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देती है। क्योंकि दोस्तों ओवरऑल वैक्सीन का मेन काम क्या होता है कि भाई एक इंसान की इम्यूनिटी को पूरी तरह से बढ़ाने का काम करना। क्योंकि एक इंसान की अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उसको कोई सी भी बीमारी मार सकती है। उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि यहाँ पर वो वायरस उस वैक्सीन से लड़ सके, उस वायरस उस बैक्टीरिया से लड़ सके। तो यहाँ पर ये जो वैक्सीन है मैट्रिक्स एम की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर में जो एक इंग्रेडिएंट है वो है एडजुवेंट। एडजुवेंट का मेन काम क्या होता है कि एक इंसान की इम्यून रिस्पॉन्स को मजबूत करना, उसकी इम्यूनिटी को मजबूत करना, कि ताकि उसकी बॉडी, एक पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी उस वायरस से लड़ सके, उस बीमारी से लड़ सके या मलेरिया से लड़ सके। समझ गए? तो यहाँ पर जो एडजुवेंट है ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, साथ ही साथ में क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम की हेल्प करता है कि वो वैक्सीन को लंबे समय तक याद करके रखेगा, और ऐसी कोई बीमारी वापस से बॉडी में एंटर होती है तो हमारी इम्यूनिटी उसको टैकल करने में मदद करेगी। तो ये जो मैट्रिक्स एम नाम की जो वैक्सीन है मलेरिया की, इसका जो एडजुवेंट, इसमें जो एडजुवेंट यूज़ किया गया है वो कहाँ से लिया गया है? सैपोनिन से। सैपोनिन क्या है? तो दोस्तों सैपोनिन बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड है जो एक पेड़ में पाया जाता है। चिली नाम का एक देश है साउथ अमेरिका में, पता है ना? तो चिली के अंदर एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है क्विलाजा सैपोनेरिया ट्री। इस पेड़ की जो छाल होती है ऊपर की, उस छाल के अंदर यहाँ पर एक कंपोनेंट मिलता है सैपोनिन, उसी से यहाँ पे बनता है एडजुवेंट, और उसी एडजुवेंट का यहाँ पर यूज़ किया जाता है वैक्सीन के अंदर में। क्योंकि सैपोनिन क्या कह सकते हो, हम लंबे समय से दवाइयों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एडजुवेंट क्या होता है ये आप लोग समझ गए होंगे। तो वैक्सीन में किस चीज़ का रोल है ये भी आपने समझ लिया। अब बात आती है मलेरिया की। मलेरिया क्या है एग्जैक्टली? मलेरिया जानलेवा बीमारी है जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से हो रही है। एक मच्छर जिसका नाम है एनोफिलीस मॉस्क्यूटो, ये फीमेल मच्छर होता है। फीमेल मच्छर के माध्यम से बीमारी फैलती है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट से बीमारी फैलती है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट के 5 प्रकार हैं। सबसे ज़्यादा जो इंडिया में देखने को मिलता है वो है पी वाइवेक्स वाला, ये आपने ध्यान में रखना है। मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? एक इंसान को बुखार आता है, ठंड लगती है, सर में दर्द होता है, थकान होती है, कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सांस लेने में कभी कभी काफ़ी मुश्किलें आने लगती हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो मलेरिया है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2021 में कई मिलियन केसेस थे, ऐसे ही 2022 में भी 247 मिलियन केसेस थे मलेरिया के। ठीक है, तो आप इमेजिन करो 2020, 21, 22 तीनों सालों में धीरे धीरे जो मलेरिया के केसेस है वो इंक्रीज़ होते हुए नजर आए, जिसमें से सबसे ज़्यादा केसेस अफ्रीकन कंट्रीज़ में हमको देखने को मिले हैं। मलेरिया की जो वैक्सीन है, जो सबसे पहली वाली वैक्सीन थी, मैं आपको बता दूँ, वो थी RTS-AS001। ये मलेरियन वैक्सीन थी, ये बच्चों के लिए यहाँ पर लेकर आई गई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं कि अब यहाँ पे जो नई वैक्सीन आई है वो है R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन, जिसको WHO ने अप्रूवल दिया है। और कहीं ना कहीं जो दूसरी वाली वैक्सीन जिसको अभी अप्रूवल मिला है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ऐसा भी यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। समझ गए? तो ये था यहाँ पर सारा डेटा। मलेरिया के सिम्टम्स के बारे में पढ़ना है तो वैसे तो मैं बता चुका हूँ, वैसे यहाँ पर ये सारा डेटा आपको देखने को मिल जाता है ना। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल अगेन हमारे एग्जाम के लिए होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं डी बाला सुब्रमण्यम साहब, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि कैसे जो प्लास्टिक्स हैं वो हमारी डेली की ज़िंदगी, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसको बुरी तरह से अफेक्ट करती है। एक एक करके समझेंगे। तो राइटर यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग वे में इन्होंने आर्टिकल लिखा है। इनके आर्टिकल बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली साइंस एंड टेक के, हेल्थ को लेकर ज़्यादातर ये फोकस करते हैं। इनका कहना यहाँ पर यह है कि आप थोड़ा याद करो, आपके दादाजी है ना क्या करते थे उस समय पर, दादाजी, हम बहुत छोटे हुआ करते थे, हमारे दादाजी वगैरह क्या करते थे, प्लास्टिक का बहुत कम उपयोग करते थे। वो एग्जैक्टली करते थे भाई, अपना एक जूट का बैग वगैरह ख़रीदा है ना, कॉटन का, जूट का, ये सब बैग हो सकता है, उसी थैले का, उसी झोले का इस्तेमाल करते थे। उसी झोले को लेकर जाते थे अगर कुछ चीज़ सामान लेकर आना है मार्केट से, तो है ना। तो वो सामान लेने के बाद में आकर उसको सुखाया, धोया, और उसके बाद में वापस से उसको दोबारा से यूज़ करना शुरू कर दिया। वो हमारे दादाजी वगैरह सब ज़्यादातर स्टील के जो सामान है या स्टील के वेसल से उनका यूज़ करते थे। जो बॉटल हो गई वो शीशे की बॉटल का यूज़ करते थे, स्टील बॉटल का या ज़्यादातर यहाँ पर यूज़ करते थे। लेकिन आजकल ज़माना इतना चेंज हो चुका है कि हम प्लास्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। लेकिन उस समय पर यहाँ पे जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो प्लास्टिक्स का बहुत कम यूज़ किया करते थे, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, तो अब जो है प्लास्टिक जो स्टार्ट होती है, एग्जैक्टली कब से स्टार्ट होती है? 1907 से, 1907 से। 1907 में एक बेल्जियन साइंटिस्ट थे लियो पेक्लेन, तो इन्होंने यहाँ पर पहला प्लास्टिक का यहाँ पे यूज़ किया, और कह सकते हो कि उसके बाद से जो ये प्लास्टिक्स है वो यहाँ पर यूज़ होने लगी। और मैं आपको बता दूं उसके बाद से प्लास्टिक का एक नया एज शुरू हो गया और प्लास्टिक के कुछ नए नए प्रोडक्ट्स आने लगे, और आज तो प्लास्टिक का हर जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। आपके मोबाइल में, आपके पास में मोबाइल होगा,
उसमें भी प्लास्टिक का यूज़ हुआ है। आपके टेबल पर जहाँ पर आप बैठ के पढ़ रहे हो, कई सारा सामान आसपास देखोगे प्लास्टिक से बना हुआ होगा, ढेर सारा सामान यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो प्लास्टिक्स का ये यूज़ हो रहा है। और आजकल तो प्लास्टिक का इस्तेमाल वाटर बॉटल, स्ट्रॉ, प्लास्टिक कटलरी, पॉलीथीन बैग्स, उसके अलावा बेबी के प्रोडक्ट्स, लैपटॉप, सेलफोन, ड्रोन, एयरक्राफ्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके अलावा इवन चंद्रयान 3 हमने अभी जो लॉन्च किया, चंद्रयान 3 में भी यहाँ पर मेटल, ग्लास और प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन करने के बाद में हमने उसको लॉन्च किया है। तो प्लास्टिक्स के यूज़ हर जगह पर हैं। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि आज प्लास्टिक का इतना ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया है कि हम ना एक लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं। भाई उसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वेस्ट जो है, कूड़ा करकट ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है दुनिया भर में, और उसका रिसाइकलिंग बहुत कम हो रहा है। बोला जाता है राइटर के थ्रू कि डेली बेसिस पे अगर आप दोस्तों देखोगे तो 2000 के आसपास जो गार्बेज ट्रक है जिसमें प्लास्टिक्स भरी हुई होती हैं, वो डेली बेसिस पे हमारे दुनिया भर के ओशन में, नदियों में, झीलों में जा रहे हैं वो सारा प्लास्टिक। हर साल लगभग 19 से लेकर 23 मिलियन टन्स, कितना 19 से लेकर 23 मिलियन टन्स के आसपास जो प्लास्टिक का वेस्ट है वो हम लोग समुद्रों में छोड़ रहे हैं, झील में छोड़ रहे हैं, नदियों में छोड़ रहे हैं। तो जो प्लास्टिक पोल्यूशन है ये क्या कर रहा है? हमारे इकोसिस्टम को और डैमेज कर रहा है। भाई इधर हम लोग क्लाइमेट चेंज से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इधर यहाँ पे आप देख पाओगे पोल्यूशन इतना खतरनाक हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज से टैकल करना थोड़ा मुश्किल होता चले जा रहा है। लोगों की जिंदगियां पूरी तरह से अफेक्ट हो रही हैं। फूड प्रोडक्शन के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। इवन हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी एक बुरा असर पड़ रहा है इन प्लास्टिक के इतने भरपूर उपयोग से। कहोगे ब्लू इकोनॉमी के ऊपर, ब्लू जो इकोनॉमी होती है ना, स्पेशली जो ब्लू इकोनॉमी के बारे में आपने सुना होगा। भाई ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक समुद्र में गया, नदियों में गया, अब वहाँ पे जो लहरें हैं उनसे वो प्लास्टिक टूटने लगती है, और टूट टूट कर बहुत सारी छोटी छोटी हो जाती है, और फिर उसके बाद में उस छोटे साइज़ का और छोटा हो जाता है जिसको हम माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं, माइक्रो फाइबर्स बोलते हैं। और वो प्लास्टिक फिर जानवर खा लेते हैं, और जानवर खाने के बाद में उनके गले में वो अटक जाती है ना। अटकने के बाद में आप कह सकते हो उन जानवरों की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे मछलियाँ मर रही हैं उन प्लास्टिक की वजह से, उन माइक्रो प्लास्टिक की वजह से, और मछलियाँ मरेंगी तो मछलियों का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और आज इंडिया मछली का प्रोडक्शन करने के बाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट भी कर रहा है दुनिया भर की कंट्रीज़ को। तो उससे क्या हो रहा है? सीधा सीधा हमारे इकोनॉमी के अंदर में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरीके से माइक्रो प्लास्टिक का यूज़ होता रहा तो वो जो इकोनॉमी के अंदर में कंट्रीब्यूशन है फिशिंग इंडस्ट्री का, वो यहाँ पर कम हो जाएगा। प्लस मैरीन जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट है वो डैमेज हो रहा होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे कई बार ऐसा होता है फ़िश के अंदर भी यहाँ पर वो जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक्स, वो पहुँच जाते हैं। अब लोग यहाँ पर फ़िश खाना पसंद करते हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो खाते हैं तो सीधा वो प्लास्टिक उनके फूड में प्रेजेंट हो जाता है, वो प्लास्टिक उनके बॉडी के अंदर जा सकता है, उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको डैमेज कर सकता है। अब पता है प्रॉब्लम क्या है? राइटर बोलते हैं प्रॉब्लम यह है कि प्लास्टिक का प्रोडक्शन डेली बेसिस पे जितना हो रहा है, जितना हम कूड़े करकट में फेंक रहे हैं वो क्वांटिटी ज़्यादा है, और जो हम रिसाइकिल कर रहे हैं, प्लास्टिक को सही ठिकाने पे लगा रहे हैं, वो क्वांटिटी बहुत कम है। तो रिसाइकिल करने की जो स्पीड है वो कम है, लेकिन प्रोडक्शन वेस्ट क्रिएट करने की जो यहाँ पर स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो इन्होंने एक सजेशन दिया है, सजेशन यहाँ पर दिया है कि हमें प्लास्टिक के रिसाइकिल को तेज़ी से करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे हमारे अलग अलग गैसियस फ्यूल हैं, लिक्विड फ्यूल हैं, उसको हम बना सकते हैं प्लास्टिक के माध्यम से। कैसे? एक प्रोसेस होता है थर्मल एंड कैटालिटिक डिग्रेडेशन या गैसिफिकेशन। ये कुछ ऑल्टरनेटिव तरीके हैं। इन तरीक़ों से हम प्लास्टिक का जितना भी कूड़ा है, जितना भी वेस्ट है, उससे हम फ्यूल्स बना सकेंगे, ठीक है, और उस फ्यूल का हम यूज़ कर सकेंगे एज अ एनर्जी। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। उसके अलावा इतना ही नहीं, पहली बात हमें अपनी खुद की आदत सुधारनी पड़ेगी। आज आप दुकानदार से खुद मना नहीं करोगे तब तक वो चीज़ें रुक नहीं पाएंगी, क्योंकि ओवरऑल ये चीज़ें आपसे शुरू होनी स्टार्ट होंगी। कुछ नहीं तो आपको शुरू करना पड़ेगा प्लास्टिक को मना करने से, ठीक है। हमको प्लास्टिक जैसे हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं उसको कम से कम करना होगा। प्लास्टिक बॉटल्स की जगह आप दूसरे बॉटल्स यूज़ कर सकते हो, प्लास्टिक बैग्स की जगह दूसरे बैग्स यूज़ कर सकते हो। भाई वो तो रीयूज़ भी नहीं कर सकते आप, लेकिन जो दूसरा घर का सामान होगा उसका आप रीयूज़ भी कर सकते हो। स्टील प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा जो बॉटल है वो शीशे की बॉटल यूज़ कर सकते हो या स्टील की बॉटल यूज़ कर सकते हो, जैसा हमारे एंसेस्टर्स करते थे। हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो जल्द से जल्द यहाँ पर, क्योंकि ये जो वेस्टेज है, इस वेस्टेज को कम कर सकेंगे। और जहाँ वेस्टेज की संख्या कम होने लग गई, क्वांटिटी कम होने लग गई, वहाँ पर रिसाइकलिंग हमारे लिए आसान हो जाएगी। वही तो यहाँ पे राइटर बोलते हैं, समझ गए। तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा इशू। जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं अपने थोड़ा बेसिक चीज़ों के ऊपर। जैसे आपको पता है ना, मैं आपको कुछ बैकग्राउंड डेटा देता हूँ हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर भी दोस्तों कुछ बैकग्राउंड डेटा है और इंपॉर्टेंट डेटा है, तो उसको भी आपने अच्छे से सुनना है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर सबसे मेन, सबसे रियल प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? अब प्लास्टिक भी दोस्तों एक दो प्रकार की नहीं है, काफ़ी प्रकार की। एक तो होती है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए,
सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो हमने एक बार यूज़ किया और यूज़ करने के बाद में फेंक दिया, यूज़ एंड थ्रो वाला प्रोसेस जहाँ पे अपनाया जाता है। तो प्लास्टिक ज़्यादातर बनती कैसे? हमारे कच्चे तेल से, गैस से, कोयले से बन रही है, ठीक है। और 40% प्लास्टिक ऐसी है जिसको हम एक बार यूज़ करके सीधा फेंक देते हैं। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे आप रैपर्स हो गए, फूड रैपर्स हो गए, भाई है ना, हम लोग यहाँ पे फूड रैपर्स वगैरह यूज़ कर, जैसे कोई भी बाहर का सामान है लाया, फाड़ा, यहाँ पर खाया और उसके बाद में वो थैली फेंक दी बाहर। बस कितना मिनट, कुछ मिनट लगा यहाँ पर सीधा उसको एनवायरमेंट में पहुँचने के लिए, और वो एनवायरमेंट में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक ऐसी पड़ी रहेगी वो थैली, क्योंकि थैली इतनी जल्दी डिग्रेड होती नहीं है, वो प्लास्टिक इतना जल्दी डिग्रेड होता नहीं है एनवायरमेंट के अंदर में, सालों साल तक वो एज इट इज़ पड़ा रहेगा और हमारे एनवायरमेंट के अंदर में टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता हुआ रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम, सिंगल यूज़ प्लास्टिक। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है माइक्रो प्लास्टिक्स। और जैसे मैंने आपको बताया कि समुद्र में बहुत सारी प्लास्टिक प्रेजेंट है, हमारी सी हो गए, सी की विंड्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई जो प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं। छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी तो वो माइक्रो प्लास्टिक कहलाएगी, और जो माइक्रो प्लास्टिक होती है वो और छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, तो वो यहाँ पर कह सकते हो प्लास्टिक माइक्रो फाइबर्स हो जाते हैं। और फिर जब प्लास्टिक माइक्रो फाइबर यानी कि बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक पानी में प्रेजेंट होंगे तो सीधा वो हमारे ड्रिंकिंग वाटर में आ सकते हैं। जो म्यूनिसिपल ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम है वहाँ पर वो प्लास्टिक्स पहुँच सकती है। एयर के माध्यम से हम उसको यहाँ पर इनहेल कर सकते हैं, बॉडी के अंदर में जा सकती है। इसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो सकता है, समझ गए। उसके अलावा जो लेस वेल्दी कंट्रीज़ है जहाँ पर इतना पैसा नहीं है, वहाँ पे प्लास्टिक को सीधा जला दिया जाता है, और प्लास्टिक को जलाने से क्या होता है, उसमें से बहुत सारे जो जहरीले केमिकल्स हैं वो यहाँ पर हवा में निकलते हुए नजर आते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जितना प्लास्टिक वेस्ट है इंडिया में, इससे संबंधित आखिरकार समस्या क्या है, इशू क्या है? तो समस्या तो आप वैसे भी समझ चुके हो। पहली समस्या यह है कि भाई हर एक इंसान कहीं ना कहीं उसके सराउंडिंग्स देखोगे तो वहाँ पे प्लास्टिक्स कहीं ना कहीं है। हमारा जो टूथब्रश होता है, टूथब्रश से लेकर डेबिट कार्ड तक हर चीज़ प्लास्टिक से बनी हुई है। भाई हर रोज़ के हिसाब से 10 टन के आसपास प्लास्टिक्स ऐसी हैं जो अनकलेक्टेड है, जिसका कलेक्शन हो ही नहीं पाता है डेली बेसिस पे अगर आप देखोगे। उसके अलावा ऑनलाइन डिलीवरी आज के समय पर जो हो रही है, इंडिया के सबसे बड़े डिलीवरी स्टार्टअप्स स्विगी, जोमेटो, लोग यहाँ पे ढेर सारा खाना मंगा रहे हैं आजकल। मैं आपको बता दूँ, एक महीने के अंदर 28 मिलियन से ज़्यादा ऑर्डर्स यहाँ पर स्विगी और जोमेटो पूरे करते हैं। 28 मिलियन से ज़्यादा डिलीवरीज यहाँ पर एक महीने के अंदर पूरी करते हैं। तो जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, जो ऑर्डर्स जा रहे हैं वो प्लास्टिक में पैक होके जा रहे हैं, तो प्लास्टिक पैकेजिंग यहाँ पर भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद में फूड चेन, जैसा आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो प्लास्टिक से छोटी छोटी, ये हमारे दुनिया के सबसे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स है प्लैंकटन, इसको यहाँ पर बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं, और प्लैंकटन को खाने का कई सारे जो समुद्री जानवर हैं वो करते हैं। अब समुद्री जानवरों को यहाँ पर प्लैंकटन नहीं मिलेगा, या प्लैंकटन के अंदर प्लास्टिक मिलेगी, तो वो प्लास्टिक समुद्री जानवरों में, एनिमल्स में पहुँच पाएगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो ज़िंदगी है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, समझ गए। तो इससे हमारा जो मैरीन एनवायरमेंट है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होगा। और केवल एनिमल्स ही नहीं दोस्तों, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी तो नुकसान पहुंचेगा ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, एक शॉकिंग रिसर्च 2018 में, और ये बोला कि माइक्रो प्लास्टिक आज के समय पर अगर आप देखोगे तो हम लोग ना अपने क्लॉथ्स के माध्यम से 70% जो प्लास्टिक है वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करते हुए नजर आ रहे हैं। हम प्लास्टिक्स को ब्रीथ कर सकते हैं। जब प्लास्टिक जलाई जाती है, उसका ट्रैश, उसका छोटा मोटा कूड़ा जब हवा में उड़ता है तो यहाँ पर हम सांस लेंगे अगर उसके आसपास, तो वो प्लास्टिक्स हमारी बॉडी में पहुँच सकती है। प्लास्टिक के अंदर जो जहर प्रेजेंट है, जो ये टॉक्सिसिटी है ह्यूमंस के अंदर में, इससे हमारे हार्मोन्स चेंज हो सकते हैं, हार्मोन्स में डिसरप्शन हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके ऊपर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं प्लास्टिक्स के यूज़ की वजह से। तो ये डेली लाइफ के ऊपर प्लास्टिक्स कैसे इंपैक्ट कर सकता है, ये मैंने आपको समझा दिया। उसके अलावा ये तो हमने समझ लिया था कि आखिरकार आज का जो मैंने एक बहुत बड़ा सा लेक्चर दे दिया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। खैर, हो सकता है आपको वो हेल्प करे। तो आज के सेशन में इतना ही है। आज के न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ रेलिवेंट आर्टिकल्स नहीं थे, यही था इजराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल्स थे, वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं। अब दोस्तों आते हैं फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले सवाल के ऊपर। प्रीलिम्स का क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गैंगेटिक डॉल्फिन। और अभी हमने देखा था गैंगेटिक डॉल्फिन को लेकर भी आज एक न्यूज़ आर्टिकल हमारे पास में पब्लिश हुआ है। दोस्तों एक बात और, पीडीएफ में जो भी मैंने आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दिखाई है, स्पेशली आपने यहाँ पर ये सारा का सारा बैकग्राउंड डेटा देखा होगा, ये सारा बैकग्राउंड डेटा आपको यहाँ पे ये दिया जाता है, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को ओपन करने के लिए आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट। क्या नाम है? ADOBE ACROBAT। इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, और इस एप्लीकेशन में जाकर इस पीडीएफ को ओपन करना है। जैसे ही ओपन करोगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस प्रकार के येलो से छोटे से डॉट्स में मिल जाती हैं।
तो ये PDF ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कैरी कर सकता है और इससे आपको सीधा हेल्प भी हो सकती है। बाकी प्रिंटेबल फॉर्म में PDF वगैरह चाहिए तो वो सब आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, आप वहाँ से मेरे साथ में जुड़कर उसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर कह सकते हो वो जो पेमेंट वगैरह कर सकते हो वो प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।